हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स के सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा और इसके फिर हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ध्यान से इसको समझें। सबसे पहले फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स को जब्त करना। शेयर्स को कंपनी जब अपने कोई शेयर होल्डर अगर कंपनी की कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, जैसे सबसे पहले इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन, फिर होती है हमारी अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन इसके बाद फाइनल कॉल। अगर कोई भी शेयर होल्डर, जैसे एक 10 रुपीज का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, फिर 3 रुपीज सपोज अलॉटमेंट पे है, 3 फर्स्ट कॉल पे है, 2 फाइनल कॉल पे है। तो अगर कोई भी शेयर होल्डर कंपनी की कोई इंस्टॉलमेंट अगर पेंडिंग रहती है उसकी, सपोज उसने एप्लीकेशन जमा करा दी, अलॉटमेंट जमा करा दी, फर्स्ट कॉल जमा नहीं कराई, फाइनल कॉल जमा नहीं कराई, तो कंपनी फिर क्या करेगी? उस पर्सन के खिलाफ एक्शन लेगी, उसके शेयर जो है कंपनी कैंसिल कर देगी। तो शेयर्स को कैंसिल करना मतलब फोर फीचर ऑफ शेयर्स हो गया। सपोज जैसे अब ये जो 5 रुपीज वो पर्सन पे कर चुका है, सपोज इफ ही वाज होल्डिंग 200 शेयर्स, मान लो कि उस पर्सन के पास 200 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन 2 रुपीज की जमा करा दी, अलॉटमेंट 3 की जमा करा दी, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो उसने कंपनी को जो अमाउंट डिपॉजिट करा, जैसे 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 अलॉटमेंट, तो टोटल 5, तो ये 1000 रुपीज कंपनी के लिए बेनिफिट हो जाएगा। कंपनी इस 1000 रुपीज को फॉरफिट कर लेगी, फॉरफिट मतलब जब्त कर लेगी और इसको फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, और ये 1000 रुपीज कंपनी फिर उसको वापस नहीं करेगी। तो शेयर्स आर ऑलवेज फॉरफिटेड ऑन अकाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। ऑन अकाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, कोई भी शेयर होल्डर कंपनी की कोई इंस्टॉलमेंट अगर पेंडिंग है तभी उसके शेयर फॉरफिट होंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा नहीं करेंगे तो हमारे घर की बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, स्कूल फी डिपॉजिट नहीं करेंगे तो फिर स्कूल से नाम कट जाएगा। ऐसे ही अगर किसी कंपनी के शेयर्स किसी पर्सन ने खरीदे हैं और वो डिफॉल्टर है, उसने कंपनी की कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर लेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी उसके शेयर फॉरफिट करके फिर वो शेयर किसी और पर्सन को रीइशू करेगी। फिर ओवरऑल कंपनी को बेनिफिट ही होता है, कंपनी को नुकसान नहीं होता शेयर फॉरफिट करने के बाद जब कंपनी रीइशू करती है। तो इसके 2 मेथड होते हैं, लिख लो सारे बच्चे। मेथड फर्स्ट होता है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार। इसकी पहले हम एंट्री समझ लेते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार, और सेकंड होता है हमारा, लिख लो, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार, और सेकंड होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। तो देखो इसकी हम एंट्रीज क्या बनाएंगे। बाकी सारी एंट्रीज नॉर्मल रहती हैं, जो स्टार्टिंग की बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स ड्यू, कॉल रिसीव्ड, ऑल रिमेनिंग एंट्रीज विल रिमेन सेम, सारी सेम होती है। इसमें सिर्फ फॉरफिट करने की हमारी 3 एंट्रीज होती है टोटल फॉरफिट करने की। फॉरफिट करने के बाद शेयर्स कंपनी फिर रीइशू कर देती है, रीइशू करने के बाद फिर कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनाती है। तो पहला केस लिखो, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, जो पार पे इशू हुए थे शेयर,
तो इसकी फॉरफिट करने की हमारी एंट्री हम बनाते हैं। लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हम लिखेंगे क्रेडिट में 2 शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अगर अलॉटमेंट पे नहीं हुई। फिर 2 शेयर्स फर्स्ट कॉल, अगर फर्स्ट कॉल पे नहीं हुई। फिर हम लिखेंगे 2 शेयर्स फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल, अगर फाइनल कॉल पे नहीं हुई। तो देखो इसका जो कंसेप्ट है तो कैपिटल के सामने हम क्या लिखेंगे, कैपिटल के सामने लिखते हैं अमाउंट कॉल्ड अप। जो अमाउंट कंपनी ने जो शेयर्स फॉरफिट कर रही है उनके ऊपर कितना अमाउंट मांगा था, जैसे एप्लीकेशन होती है, अलॉटमेंट होती है, फल है। हम पहले देखेंगे कि कॉल्ड अप क्या है, क्या एप्लीकेशन मांगी थी, क्या अलॉटमेंट मांगी है, क्या फर्स्ट कॉल मांगी है, क्या फाइनल कॉल मांगी है। अगर फाइनल कॉल तक मांगा गया तो फिर ये हो गया हमारा फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप, अगर कोई शेयर फाइनल कॉल भी पे नहीं हुई तो फॉरफिट होते हैं, तो शेयर्स हो गए हमारे फुली कॉल्ड अप। कुछ शेयर्स हमारे फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट होते हैं तो फिर वो फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप हो गए। कुछ शेयर्स हमारे अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट होते हैं तो फिर वो अलॉटमेंट तक कॉल्ड अप हो गए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने कि अमाउंट कॉल्ड अप क्या है, कितना अमाउंट मांगा गया था। फिर शोर शेयर फॉरफिटेड के सामने आता है अमाउंट पेड, पेड टू कंपनी, या अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका है वो सब हम शेयर फॉरफिटेड के सामने लिख देंगे। इसके सामने आता है कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। ये कंसेप्ट मेन हो, ये कंसेप्ट। अगर यहाँ पे सपोज अलॉटमेंट मनी पे हो चुकी है तो फिर ये अलॉटमेंट क्रेडिट में नहीं आएगी, फिर आएगा शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। और अगर फर्स्ट कॉल भी पे हो चुकी है, सिर्फ फाइनल कॉल नॉन पेमेंट की वजह से शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, तो देन एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल क्रेडिट में टू शेयर फॉरफिटेड, और फिर आएगा सिर्फ टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये एंट्री होगी हमारी फॉर फीचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट बार। इसके एक दो क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो इसके बाद लिखो नेक्स्ट, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट प्रीमियम। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट प्रीमियम में क्या होगा, एंट्री तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस प्रीमियम कभी कभी डेबिट में आता है इफ इट वाज नॉट रिसीव्ड। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट प्रीमियम, तो यहाँ पे आएगा एंट्री में, देखो क्या चेंज आएगा, डेबिट साइड में एसपीआर भी आएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर अकाउंट डेबिट। ये कभी कभी आएगा, हमेशा नहीं आएगा। जिस पर्सन की कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है हम चेक करेंगे क्या उस पर्सन ने एसपीआर पे कर दिया है। अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं करा तो ही डेबिट में आएगा, अगर एसपीआर पे हो चुका है तो हम उसे डेबिट में नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रीमियम पे हुआ है कि नहीं, तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा। देखो अब इसका कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट है कि अमाउंट होल्ड अप, यहाँ पे अमाउंट होल्ड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, अमाउंट होल्ड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम डेबिट तभी आएगा इफ it was if it was not received, if it was not received, अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है तो फिर ये डेबिट में
नहीं आएगा। अच्छा इन अच्छा इसके बाद फिर क्रेडिट में आएगा हमारा 2 शेयर्स forfeited, 2 शेयर्स forfeited अकाउंट। फिर यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई 2 शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। फिर सपोज 2 शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर 2 शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। तो देखो अब शेयर फॉरफिटेड के सामने क्या हम लिखेंगे? शेयर फॉरफिटेड के सामने लिखो अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, अमाउंट रिसीविंग प्रीमियम, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। बस ये है कि कैपिटल के सामने, ये जो कैपिटल है हमारी, कैपिटल के सामने और शेयर फॉरफिटेड के सामने जो भी अमाउंट आएगा वो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होना चाहिए। प्रीमियम कभी भी शेयर कैपिटल के सामने और शेयर फॉरफिटेड के सामने जो अमाउंट लिखोगे उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अच्छा इधर फिर आएगा प्रोडक्ट बट नॉट रिसीव, मतलब अमाउंट मांगा तो है जबकि मिला नहीं है। अगर अलॉटमेंट मिल गया है तो फिर अलॉटमेंट क्रेडिट में नहीं लिखेंगे। फर्स्ट कॉल भी रिसीव्ड हो गया तो फर्स्ट को भी क्रेडिट में नहीं लिखेंगे। जो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो जाती है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चली जाती है। समझ गए ना? तो ये तो एंट्री होगी फॉरफिटर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट प्रीमियम। तो फॉरफिट करने के बाद कंपनी जो है ना शेयर्स को रीइशू करती है। देखो अभी रीइशू की एंट्रीज आप समझ लो, ये मैं हटा देता हूँ। तो लिख लें सारे बच्चे, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। कंपनी जब शेयर फॉरफिट कर लेती है तो उन शेयर्स को कंपनी दोबारा से रीइशू करती है। जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट करने के बाद रीइशू करेगी तो वो शेयर पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। नोट कर लो, forfeited shares can be reissued at par, premium और discount। बट ओरिजिनली जब कोई नई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है वो पार और प्रीमियम पे ही करती है, डिस्काउंट पे इशू नहीं करती। बट शेयर्स फॉरफिट होने के बाद जब शेयर्स दोबारा से रीइशू होंगे वो पार पे भी रीइशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी रीइशू हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी रीइशू हो सकते हैं। वो क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा। देखो इसकी एंट्री करेंगे, लिखो रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। पहला केस होता है केस 1, इफ एट पार। अगर कंपनी पार पे रीइशू करती है तो हमारी एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा केस होता है इफ एट प्रीमियम, कंपनी अगर प्रीमियम पे रीइशू करेगी तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और क्रेडिट में आएगा टू एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फिर थर्ड होता है इफ एट डिस्काउंट। थर्ड केस हो गया हमारा अगर शेयर्स डिस्काउंट पे रीइशू हो रहे हैं तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट में डिस्काउंट ही लिखेंगे, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? इन तीनों में से कोई एक एंट्री हमारी बनेगी। देखो बैंक के सामने आप क्या लिखोगे? बैंक के सामने आप लिखोगे री इशू प्राइस,
इशू प्राइस, जिस प्राइस पे शेयर इशू कर रहे हैं, यहाँ पे आएगी पेड अप वैल्यू। फुली पेड अप है तो यहाँ पे जितने शेयर्स कंपनी री इशू कर रही है उसकी फेस वैल्यू आ जाएगी। जैसे कंपनी 100 शेयर री इशू कर रही है, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा अगर फुली पेड अप है। अगर लिखा हुआ ₹8 पेड अप तो 100 इंटू, फिर अगर लिखा हुआ है 8 पेड अप तो फिर हम 100 इंटू 8 से करके यहाँ पे हम 800 लिख देंगे। फुली पेड अप है तो हम 1000 लिख देंगे। अगर लिखा हुआ है 7 पेड अप तो 100 इंटू 7 करके 700 ये हम शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे पेड अप वैल्यू आ गई। फुली पेड अप है तो फेस वैल्यू, अगर कहीं लिखा है 8 पेड अप तो अगर जितने भी शेयर है 100 शेयर है तो 100 इंटू 8 800 लिख देंगे। अगर आपको लिखा है कि 7 पेड अप 100 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करके 700 लिख देंगे। और बैंक के सामने रीइश्यू प्राइस आता है हमेशा ही, तो ऐसे ही यहाँ पे भी प्रीमियम के केस में बैंक के सामने रीइश्यू प्राइस, कैपिटल के सामने पेड अप वैल्यू, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वहां पे एसपीआर हमारा निकल जाएगा। जैसे डेबिट में 1200 है, कैपिटल के सामने 1000 है, तो हमारा 200 प्रीमियम हो जाएगा। When forfeited shares are reissued at discount, then this will be the entry bank account debit, shares forfeited account debit to share capital account। तो बैंक के सामने आएगा री इशू प्राइस, री इशू प्राइस जिस प्राइस पे हम शेयर्स इशू करते हैं बैंक के सामने आएगा। यहाँ पे आएगी पेड अप वैल्यू। अगर फुली पेड अप दे रखा है तो फिर जितने भी हम शेयर्स री इशू कर रहे हैं तो उनकी फेस वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। तो दोनों का डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस जो है डिस्काउंट पे आएगा। सपोज जैसे यहाँ पे 800 रुपए आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे 1000 निकल रहे हैं, तो 200 का हमारा डिस्काउंट हो जाएगा शेयर फॉरफिट के सामने। फॉरफिट जब शेयर पार पे इशूड है उनको फॉरफिट कर सकते हैं, या प्रीमियम वाले शेयर फॉरफिट होते हैं तो फॉरफिट करने की 2 एंट्रीज होती हैं, पार या प्रीमियम। क्वेश्चन रीड कर लो, दोनों में से कोई एक हो जाएगी। जब हम शेयर्स फॉरफिट करने के बाद रीइशू करेंगे तो उसमें रीइशू पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में चेक कर लो, तीनों में से कोई एक एंट्री हो जाएगी। फिर ओवरऑल कंपनी को जो बेनिफिट होगा, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जितना भी अमाउंट बचेगा क्रेडिट में उसको कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, कंपनी को जो ओवरऑल बेनिफिट हो जाता है। तो ये तो सारी हो गई हमारी एंट्रीज। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इश्यूड एट पार एंड प्रीमियम, आफ्टर फॉरफिट करने के बाद उनको रीइश्यू करेंगे पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। फिर उसके बाद एक शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और कैपिटल रिजर्व वाली हमारी एंट्री हो गई। तो इसकी फिर प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में काफी अच्छे और धाकड़ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो उस वीडियो को बहुत ही आप केयरफुली देखें और इस वीडियो में सारे कंसेप्ट हैं ये भी आप अच्छे से समझें। तो नेक्स्ट वीडियो को आप अच्छे से देखना, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।